Hello students, now we are going to discuss any topic of atomic structure, that is emission spectrum. ओके इससे पहले हमने बोहर्स मॉडल पढ़ लिया था, ठीक है, क्योंकि इस बार जो है बोहर्स मॉडल से ही आगे हमारे सिलेबस में है, क्योंकि कोरोना पैंडेमिक की वजह से सिलेबस को 30% रिड्यूस कर दिया गया है, तो उसी हिसाब से हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। तो हम लोगों ने बोहर्स एटॉमिक मॉडल पढ़ लिया था, उससे हमने कैलकुलेट कर ली थी एनर्जी और वेलोसिटी, बोहर्स रेडियस कैलकुलेट किया था, ठीक है। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एटॉमिक स्पेक्ट्रम, या इसी को हम क्या कहेंगे, एमिशन स्पेक्ट्रम। एमिशन स्पेक्ट्रम, ओके। यहाँ पर देखिए हम लोगों ने क्या पढ़ा था, हम लोगों ने पढ़ा था कि यहाँ पर एक होता है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, एक सर्टेन ऑर्बिटल में रिवॉल्व करते हैं, जिसका एंगुलर मोमेंटम NH/2π के इंटीग्रल मल्टीपल होता है, ओके। यहाँ पर देखिए अब हम यहाँ क्या करते हैं, अच्छा मान लीजिए 1 2 3 ऑर्बिटल्स हैं, 3 ऑर्बिटल्स हैं किसी न्यूक्लियस के अराउंड, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इसकी ये क्या है, न्यूक्लियस के एकदम पास में, तो इसकी एनर्जी E1 होगी, इसकी एनर्जी क्या होगी, E2 होगी, और इसकी एनर्जी E3 होगी। अच्छा E1 एनर्जी का फार्मूला क्या था, फर्स्ट ऑर्बिटल के लिए आप एनर्जी निकालेंगे तो क्या फार्मूला था हमारा, -13.6 इंटू Z² / n², ओके। मान लीजिए क्या है, ये हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम हम यहाँ डिस्कस कर जा रहे हैं, जो कि हमारे सिलेबस में दिया गया है, ठीक है। तो E1 बराबर क्या होगा, -13.6 इंटू Z² / n², तो -13.6 इंटू का जाएगा Z, एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन कितना होता है 1, तो 1 का स्क्वायर, और हम निकाल किसके लिए रहे हैं, n के लिए, n नंबर ऑफ, n क्या है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल, और नंबर ऑफ ऑर्बिटल कौन से है 1, फर्स्ट ऑर्बिटल के निकाले हैं, तो 1² इक्वल टू -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये एनर्जी है किसकी, फर्स्ट ऑर्बिटल की। अब चलते हैं सेकंड ऑर्बिटल के लिए, E2, तो E2 क्या हो जाएगा यहाँ, -13.6 इंटू, अब एटॉमिक नंबर तो सेम ही रहेगा, एटॉमिक नंबर तो वेरी करेगा नहीं, क्योंकि हाइड्रोजन के लिए ही बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1² डिवाइडेड बाई n। इस बार क्या होगा, n बदल जाएगा भाई, सेकंड ऑर्बिटल के लिए हम डिस्कस कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर, ओके। तो यहाँ क्या हो जाएगा -13.6 डिवाइडेड बाई 4, डिवाइड कर दीजिए, 4 3 या 12 और 4 4 जा 60, -3.4 वोल्ट, ओके। अब यहाँ पर देखिए E1 क्या है, फर्स्ट ऑर्बिटल के लिए -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, उसके बाद E2 के लिए क्या है, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वैसे हम आगे का भी निकाल सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए अगर हमें E1 से E2 इलेक्ट्रॉन को जंप कराना है तो हमें कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, तो ये हमें क्या देनी पड़ेगी, E1 से E2 जंप कराने के लिए हमें डेल्टा E एनर्जी देनी पड़ेगी, और डेल्टा E इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, -13.6 -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, +10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ओके। मतलब हमें 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी देनी पड़ेगी, तब ये इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिटल को छोड़कर सेकंड ऑर्बिटल में क्या करेगा, जंप कर जाएगा, ओके। अब एमिशन, अब स्पेक्ट्रम क्या होता है, स्पेक्ट्रम ये होता है कि एक एक्सपेरिमेंट में ये किया गया कि यहाँ पर कोई गैस ली गई, ठीक है, कोई गैस के पार्टिकल लिए गए और इस पर डाली गई लाइट, इस पर क्या डाली गई, लाइट डालने के बाद उसका जब स्पेक्ट्रम लिया गया, आगे फ्लोरेसेंट स्क्रीन रखी गई, तो वहाँ पर देखा गया कि कुछ लाइंस हमको मिलती हैं, कुछ लाइंस हमको मिलती हैं, और बीच में सब कुछ क्या रहता है, खाली रहता है। तो रदरफोर्ड, जो बोहर से पहले रदरफोर्ड वगैरह साइंटिस्ट है, वो इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, तो बोहर ने क्या कहा, तो यहाँ पर ये क्या हुआ, तो इसमें ये कहा गया कि ये जो लाइंस आपको दिख रही है ना, ये स्पेक्ट्रम क्या है, इसको स्पेक्ट्रम के माध्यम से क्या किया गया, एक्सप्लेन किया गया। तो ये जो लाइंस हमको बीच बीच में दिख रही हैं, और बीच बीच में यहाँ पर भी हैं, जो फ्लोरेसेंट है, जो यहाँ पर लाइंस हैं वो बीच में भी हैं, लेकिन हमको दिख नहीं रही हैं। तो यहाँ पर ये कहा गया कि ये जो लाइंस यहाँ पर हमको दिख रही हैं, ये विजिबल रीजन में होने के कारण हमको दिखाई दे रही हैं। अगर ये विजिबल रीजन में है तो हमको दिखाई देंगे, अगर विजिबल रीजन में नहीं है तो नहीं दिखाएगी। तो इसलिए हमको एक्सप्लेन किया गया क्या, लाइमन, बामर, पास्चन, प्रिफुंड और हम्फ्री सीरीज को क्या किया गया, एक्सप्लेन किया गया। ओके, तो अब हम इसके आगे देखते हैं।
तो अगर हमको किसी भी एनर्जी लेवल से हमको निकालना है तो हमको एक इक्वेशन मिलती है जिसे हम क्या कहते हैं, रेडबर्ग इक्वेशन कहते हैं, ठीक है, जो भी स्पेलिंग होगी रेडबर्ग इक्वेशन कहते हैं उसको, ठीक है। अब इसको निकालते कैसे हैं, ठीक है, तो रेडबर्ग इक्वेशन को हम कैसे निकालते हैं इसको देख लीजिए। हमने क्या पढ़ा था, हमने देखा कि डेल्टा ई इज इक्वल टू, मान लीजिए ये न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के बगल में फर्स्ट ऑर्बिटल है, उसके बाद ये सेकंड ऑर्बिटल है, ठीक है। इसकी एनर्जी कितनी है E1 और इसकी एनर्जी क्या है E2, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन ये इसकी ऑर्बिटल, इसको N2 कह दे रहे हैं और इसको क्या कह दे रहे हैं N1, ठीक है। और हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन N2 से N1 में क्या हो रहा है, आ रहा है, ठीक है। इसको हम मान रहे हैं तो डेल्टा ई बराबर क्या हो जाएगी, E2 माइनस E1, ओके। E2 से E1 में क्या हो रहा है, आ रहा है इलेक्ट्रॉन, जंप कर रहा है, ठीक है, या E1 से E2 जंप कर रहा है, तो हमें डेल्टा ई बराबर क्या होता है, E2 माइनस E1 मान लेते हैं। अब यहाँ पर डेल्टा ई बराबर क्या हो जाएगा, E2 एनर्जी क्या है माइनस 13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। तो यहाँ पर अब केवल हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के लिए है तो जेड ही रहेगा, लेकिन ऑर्बिटल्स N1 N2 N3 क्या होंगे, वेरी करते जाएंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, E2 क्या हो जाएगा माइनस 13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा N2 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस ऑफ E1 के लिए आप क्या लिखेंगे, माइनस 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन N1 का स्क्वायर, ओके। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, डेल्टा ई इज इक्वल टू माइनस 13.6 को हम क्या करेंगे, बाहर ले लेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, या 13.6 को ही आप बाहर ले लीजिए। तो 13.6 को अगर आप बाहर लेंगे और क्या बाहर आ जाएगा, जेड स्क्वायर, अंदर क्या बचेगा 1 अपॉन N1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन N2 स्क्वायर, ओके। अब यहाँ पर क्या है, अच्छा डेल्टा ई क्या है, चेंज इन एनर्जी को हम क्या hc बाई लैम्डा लिख सकते हैं। h क्या है, प्लैंक कांस्टेंट है, c क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और लैम्डा क्या है, वेवलेंथ है, जो लाइट उस पर मतलब जिस वेवलेंथ का फोटॉन उसके ऊपर गिरा है, जो इलेक्ट्रॉन को ऑर्बिटल छोड़ने के लिए मजबूर कर रहा है, ठीक है, या चाहे हायर ऑर्बिटल में जाने दे रहा है चाहे लोअर ऑर्बिटल में आने दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 13.6 जेड स्क्वायर 1 अपॉन N1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन N2 स्क्वायर, ओके। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, सो 13.6 अपॉन hc इंटू जेड स्क्वायर 1 अपॉन N1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन N2 स्क्वायर, ओके। अब यहाँ पर इस चीज को आप देखिए 13.6 अपॉन hc, जब 13.6 अपॉन hc को आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि ये क्या है, इसी को अब जब पूरा आप सॉल्व करेंगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगी रेडबर्ग कांस्टेंट की। किसकी वैल्यू मिल जाएगी, रेडबर्ग कांस्टेंट की, जो कि होता है 1.09 इंटू 10⁷, 1.09 इंटू 10⁷ मीटर इनवर्स इंटू जेड स्क्वायर 1 अपॉन N1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन N2 स्क्वायर, ठीक है। और इस रेडबर्ग कांस्टेंट को हम लोग R से डिनोट करते हैं, ओके। तो 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू R जेड स्क्वायर 1 अपॉन N1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन N2 स्क्वायर। ये है हमारा रेडबर्ग की इक्वेशन है, जिसके थ्रू हम क्या निकालते हैं, वेवलेंथ निकालते हैं, और इससे हम क्या फ्रीक्वेंसी भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसी फार्मूले से हम क्या निकालेंगे कि अगर किसी ऑर्बिटल 2 से 3 में जा रहा है, इन्फिनिटी से 1 में आ रहा है, तो इससे हम उसकी वेवलेंथ निकाल सकते हैं, फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं और एनर्जी भी निकाल सकते हैं, ओके। तो ये फार्मूला आप क्या कर लीजिए, इसको याद कर लीजिए और ड्राइव भी करना सीख जाइए। तो इस चीज़ से
अब आर की वैल्यू आपको पता है। और एक चीज़ और, जब कभी भी हम क्वेश्चंस लगाएंगे तो लैम्डा को जब हम ऊपर ले जाएंगे तो लैम्डा जब ऊपर जाएगा तो ये 1/r में आ जाएगा। ओके, तो 1/r की हमें वैल्यू याद कर लेनी है, 1/r = 911। ओके, 911 का मतलब क्या है, ये जब 911 आप रख देंगे तो ये वैल्यू किस एंगस्ट्रॉम में आ जाएगी। तो ये 911 एक शॉर्ट फॉर्म है 1/r की। बोलो आपको इतना बड़ा लंबा लिख के सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, 1.09 × 10⁻⁷, और इसको हम अपने हिसाब से बदल लेंगे। मान लीजिए कटने मतलब डिवाइड करने में अगर हमको दिक्कत हो रही तो 912 कर सकते हैं, 910 भी कर सकते हैं। ओके, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा और इस फार्मूले को आप याद कर लीजिए। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।